Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Naresh Rustam, and this is going to be our first part of macroeconomic indicators. This is another topic after business growth. और इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये बात करनी है कि बिजनेस के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, और जब ये बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रही होती है तो समटाइम्स दीज इन्फ्लुएंसेस आर हेल्पिंग द बिजनेस इन डेवलपिंग देयर क्या कह सकते हैं ऑपरेशंस, एंड समटाइम्स द स्ट्रेटजी ऑफ द बिजनेस इज नॉट रॉन्ग. लेकिन होता इस तरह से है कि जब कभी भी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं या फैक्टर्स जो होते हैं, दे बेसिकली इंटरेक्ट इन सच अ वे कि बिजनेस को हेल्प करने के बजाय वो लिमिट करना शुरू कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं, कंस्ट्रेंट बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को काफी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है. एंड सिंस these are macroeconomic indicators, so एक छोटा business cannot control, cannot change these macroeconomic factors. endure करना पड़ता है, bear करना पड़ता है, face करना पड़ता है. सही है. अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली फर्म बेस्ड होती है कि फर्म की डिमांड क्या है, फर्म की सप्लाई क्या है, फर्म क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जब हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं तो ये पूरी कंट्री की बात होती है, और एक कंट्री में एक फर्म एक पार्ट है. ठीक. सो ये ज़हन में रखना कि एक फर्म भले वो मल्टीनेशनल क्यों ना हो, भले वो एक मार्केट लीडर ही क्यों ना हो, बट स्टिल दैट पर्टिकुलर फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे. अब ये डिसीजंस जो हैं इनके लिहाज से हम लोगों ने बात करनी है इन दिस चैप्टर. याद रखिएगा, ये पेपर में जो हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात कर रहे हैं ये आमतौर पर एक टेबल के तौर पे आता है. वो टेबल भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके लिहाज से चीजें कैसे डेवलप की जाती हैं, और आमतौर पे इससे क्वेश्चंस या तो 14 मार्क्स का आता है या 16 मार्क्स का आता है. यानी ये बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है. और एक तरह से समझ लें कि आप शायद अब AS और A2 की इकोनॉमिक्स को आप बड़े प्रिसाइज वे में आप पढ़ेंगे इसमें. ठीक है जी. सो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं, सो मैक्रो इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटी, अब पॉइंट ये है कि अगर ये इनेबलर है, ठीक है, अगर कोई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इनेबलर है तो ये याद रखिएगा सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, ये इकोनॉमी के लिए इनेबलर है. तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हेल्प कर रहा है तो सिर्फ ये आपको हेल्प नहीं कर रहा, आप जैसे बहुत सारी फर्म्स को हेल्प कर रहा होगा. और अगर ये कंस्ट्रेंट है तो सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, ये आपके तमाम तर कॉम्पिटिटर्स या उस इंडस्ट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं या उस इकोनॉमी में जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको ये समहाउ समवे इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है. मीनिंग ये पूरी की पूरी चीज जो है, यानी ये जो आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की जो बात आ रही है, ये सारी की सारी चीज जो है या तो, ठीक है, या तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज बनेगा या एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज बनेगा. और इसकी वजह से ये याद रखिएगा कि एक्सटर्नली कोई चीज हो रही हो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. ठीक है ना. अब सिर्फ उससे या तो हम फायदा ले सकते हैं या हम उससे सिर्फ उसको देख सकते हैं कि दिस इज सो बैड हैपनिंग, एंड दिस इज सो बैड हैपनिंग मीनिंग अब मुझे समहाउ सम वे इससे बचना है. मैं इसको खत्म नहीं कर सकता, अब मुझे इससे बचना है क्योंकि दिस इज गोइंग टू लिमिट माय एक्टिविटी. नाउ हाउ स्ट्रांग माय एक्टिविटी इज कि ये इवन कंस्ट्रेंट भी लग रहा होगा, रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा होगा, बट येट आई विल बी मेकिंग मनी. आप इन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिहाज से जो हम बात कर रहे होते हैं तो जरूरी ये बात है कि ये तमाम सब चीजें आपकी करंट सिचुएशन के अंदर याद रखना. इसको कैसे पढ़ा जाता है, ये ओरिजिनली कुछ पास्ट डेटा, सही है, प्लस करंट डेटा प्लस फोरकास्टेड डेटा. ठीक है. ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है ना, ये तीन तरह से आपको दिए जाते हैं. कुछ पुराना डेटा दिया जाता है, कुछ करंट डेटा दिया जाता है, आज के साल में क्या हो रहा है, और कुछ फोरकास्टेड डेटा देते हैं. इट इज ऑलरेडी हैपेंड, एवरीबॉडी नोज. सही है. दिस इज व्हाट वी कैन फील राइट नाउ, बट दिस इज तुक्का. सही है. दिस इज TUKKA, तुक्का. सही है. व्हेन दिस इज अ तुक्का, यानी कि इट इज बेसिकली अ प्रेडिक्टेड नंबर या इट इज बेसिकली अ हंच, सो ये तो बायस्ड होगा भाई.
ठीक है ना, मुझे तो ये चीज 22 लगती है, सीधी सीधी बात है। एंड दैट इज द रीजन वेयर बिजनेसेस मस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि आप जब पास डेटा के लिहाज से बात करते हैं, फाइन, वो तो हो गया ना, अब ये चीज कैसे होनी है इसके बारे में बात करो। करंट आज क्या कर रहे हो, सही है, ये ज्यादा जरूरी है, जो आज है वो ज्यादा जरूरी है। आगे क्या तुक्का मारा है, हाउ ऑथेंटिक दैट तुक्का इज, दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, सही है। द प्रेडिक्टेड नंबर, द फोरकास्टेड नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रेडिक्टेड नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही वो चीजें हैं जब कभी बिजनेसेस काम कर रहे होते हैं तो उनके पास एक बहुत सारा डेटा आता है, और ये भी याद रखिएगा कि फोरकास्टेड डेटा कितना है, कितना पास्ट डेटा है, हाउ ऑथेंटिक इट इज, इसके बारे में हमने बात करनी है, सही है। तो जब कभी भी हम बिजनेसेस के लिहाज से बात करेंगे, सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम लोगों को केस स्टडी में या तो इन राइटिंग दिया जाएगा या टेबल के तौर पे दिया जाएगा, दिखाऊंगा टेबल के साथ से नजर आता है, सही है। सो दिस इज बेसिकली द प्रिलिमिनरी स्टार्ट पॉइंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस एंड कंस्ट्रेंट्स। अगर ये इनेबलर होगा तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज बन जाएगा, अगर ये कंस्ट्रेंट होगा तो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज बन जाएगा, मीनिंग एवरेज कॉस्ट या तो इससे कम हो रही होगी या एवरेज कॉस्ट इससे बढ़ रही होगी। फाइन, मर्जर्स एंड टेक ओवर से सवाल है, ओके, आप पूछें। मीनवाइल मैं दूसरी चीज बता दूं। रबिया आपका क्वेश्चन है बेटा जी, क्वेश्चन पूछ लो बेटा। सर जैसे आपने ये बताया था कि पोर्टफोलियो इंक्रीज होता है दोनों केसेस में, मर्जर में भी टेक ओवर में भी, तो टेक ओवर में तो समझ आ रहा है, लेकिन मर्जर में सर जब ए और बी जैसे कंपनीज हैं वो लोग मर्ज जाएंगे तो आपने कहा था उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, ए बी अलग से बन जाएगा, तो जो पोर्टफोलियो होगा वो तो ए बी का होगा ना, तो ए या बी का तो नहीं बढ़ा ना, तो अलग से ए बी का हुआ। तो तो क्या मतलब, ये क्या तो मकसद जाके बात करूं मैं। अब हमारे पास ये जो इंडिकेटर्स गिवन हैं, दीज आर बेसिकली द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सही है। अब इस इंडिकेटर के अंदर जैसे एनुअल जीडीपी है, या आपके पास जो है वो इंटरेस्ट रेट है, या आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, या आपके पास टैक्स एक्सचेंज रेट्स हैं, या आपके टैक्स रेट्स हैं, या इन्फ्लेशन रेट है, ये तमाम तर चीजें गवर्नमेंट सेट करती है, और गवर्नमेंट के सेट करने के बाद हम बेचारे बिजनेसमैन इसको फेस करते हैं। और जब हम इसको फेस करते हैं तो हम लोगों को समझ आता है कि यार या तो ये मेरे लिए कंस्ट्रेंट है या ये मेरे लिए इनेबलर है, सही है। अब ये ज़हन में रखना कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यार ये जीडीपी है या ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या तो ये बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे या ये कम होते हुए नजर आएंगे। अब बास का बढ़ना इज फेवरेबल फॉर अस, बास का स्टेबल रहना इज स्टिल गुड फॉर अस, लेकिन बास नंबर्स का गिरना इज बेसिकली बैड फॉर अस। बिल्कुल इसी तरह से बास नंबर्स का बढ़ना इज गुड फॉर अस, इसी तरह से बास नंबर्स का बढ़ना इज गोइंग टू बी बैड फॉर अस। ये वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है। कौन सा नंबर बढ़े तो कंपनी को फायदा, कौन सा नंबर कम हो तो कंपनी को नुकसान, कब कोई चीज स्टेबल रहे तो अच्छी रहेगी। सो इसका मतलब ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एनुअल जीडीपी, या तो ये बढ़ती हुई नजर आ रही होगी या ये कम होती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। अगर ये बढ़ती हुई जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये कि ये फॉरेन सेक्टर क्या बन जाएगा, इनेबलर, ठीक है। और अगर आपकी जीडीपी कम हो रही है तो ये क्या बन जाएगा, फॉरेन सेक्टर कंस्ट्रेंट। व्हाट जीडीपी इज, जीडीपी इज टोटल आउटपुट ऑफ अ कंट्री। तो अगर टोटल आउटपुट बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, ज्यादा बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है तो ग्रोथ तेज हो रही है, तो बिजनेस भी बढ़ेंगे साथ। स्लो भी हो रहा है लेकिन स्टिल इज द फाइन थिंग। लेकिन अब जीडीपी कम हो रहा है, बंद हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, बुरी चीज है। इसका मतलब इसका इंपैक्ट आप पर भी आने वाला है। बिजनेस बंद क्यों होते हैं, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिसके थ्रू शायद बिजनेस जो है वो उसको कवर नहीं कर पाता, और इवेंचुअली गवर्नमेंट के लेजिस्लेशंस की वजह से उसको फिर कंप्लीटली शट डाउन करना पड़ता है। इससे इकोनॉमी स्लो हो जाती है। एक बिजनेस बंद होगा, उस बिजनेस के सप्लाइंग बिजनेसेस उससे अफेक्ट होंगे, सप्लाइंग बिजनेसेस के सप्लाइंग बिजनेसेस उससे अफेक्ट होंगे। ये एक तरह से ट्रिगर राउंड होता है, सही है। एक रिपल इफेक्ट आता है, एक बिजनेस के बंद होने से रिपल इफेक्ट आता है टुवर्ड्स द सप्लायर साइड भी और टुवर्ड्स द कस्टमर साइड।
ठीक है, until unless that particular business is not bought by anyone, अगर बिजनेस बंद हो रहा है ना, वो बिक नहीं रहा, बंद हो रहा है, तो वो फॉरवर्ड में भी कस्टमर बेस के ऊपर कस्टमर की तरफ भी जाएगा उसका इफेक्ट, और उसका सप्लायर साइड पे भी जाएगा, एक पूरी चेन जो होती है वो उससे डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो अगर बढ़ रहे हो, सही है, या इंटरेस्ट रेट हमारे गिर रहे हो, तो ये दोनों चीजें हमारे पास एक तरह की फेवर या कंस्ट्रेंट आ सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होंगे तो कंपनी के लिए इट्स गोइंग टू बी एन इशू, कंस्ट्रेंट। अगर आपके पास ये इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे होंगे तो आपके पास इट्स गोइंग टू बी एन एनेबलर। जैसे अभी जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो लोन की अमाउंट है वो तकरीबन अच्छी खासी कम कर दी गई है, 0.5% और कम कर दिया गया। इट वाज वंस अपॉन अ टाइम 11%, इट इज नाउ मेरा ख्याल है 6% या 5% के आसपास आ गया। क्या हो गया? इनेबलर, यानी कि आपको मुफ्त में तकरीबन पैसा मिल रहा है, आप पैसा लीजिए, पैसा लेकर इन्वेस्ट कीजिए और काम कीजिए, ठीक है। इकोनॉमी, इसका मतलब ये है कि जब आपकी इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, ये याद रखना कि ये जो इन्फ्लेशन वाली कहानी है ना, ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक तरह से ये कहलाया जाता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, बात करेंगे इस बारे में, सही है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, सही है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक। अगर बढ़ रहा है इट्स गोइंग टू बी नहीं, इफ इट इज इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इफ इट इज इंक्रीजिंग, सो इस इंक्रीज के लिहाज से इट्स गोइंग टू बी एन इनेबलर फॉर द बिजनेस, सही है। लेकिन अगर ये डिक्रीज हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो एक तरह कंस्ट्रेंट है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है तो आप किसी भी तरह का एम्प्लॉय रख सकते हैं, तो आपके पर वेजेस की जो है वो कंट्रोल आप पे आया हुआ होता है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी शुरू होने का मतलब क्या है कि कंपनीज जो है उनको बंदा ढूंढने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि हर एक के पास जॉब है, और आपके पास जो थोड़ा सा अजीब सा, थोड़ा सा नाराज सा एम्प्लॉय होगा ना, वो आपको आंखें दिखा रहा होगा कि बेटे मुझे जरा खुश कर दो वरना मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, क्योंकि जॉब की कमी नहीं है। मीनिंग एकदम से आप आ जाएंगे बैकफुट की तरफ, सही है, और इवेंचुअली आपको वो बात माननी पड़ेगी जो आपका एम्प्लॉय आपसे कह रहे हैं। तो एक तरह कंस्ट्रेंट हो गया। मकसद अब आप पहले कस्टमर की सुनो, फिर गवर्नमेंट की सुनो, अब आप एम्प्लॉय की भी सुनो। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, सही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एक्सचेंज रेट्स की बात करते हैं, तो अच्छा एक्सचेंज रेट्स थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके पास एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो दो तरह से आपके पास इफेक्ट करेंगे। एक, या तो आपका बिजनेस इंपोर्टर बिजनेस हो, सही है, या आपका बिजनेस एक्सपोर्टर बिजनेस हो, सही है। अगर आपके पास करेंसी जो है वो एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि आपकी करेंसी किसी दूसरी करेंसी में कैसे अकाउंट की जाती है, मतलब पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट कितनी, ठीक। अगर आप इंपोर्टर हैं, ठीक है, करेंसी क्या होती है? बढ़ती कम होती नहीं है, करेंसी या तो एप्रिशिएट होती है या डेप्रिशिएट होती है, सही है। बिल्कुल इस तरह से एक्सपोर्टिंग बिजनेस के लिए भी क्या होगा? या तो करेंसी एप्रिशिएट होगी या करेंसी डेप्रिशिएट होगी। यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज की बात नहीं की, यहाँ पे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की बात की। इंपोर्टर बिजनेस कौन? मैं सऊदी अरब से या मैं चाइना से रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूं। एक्सपोर्टर कौन? मैं बांग्लादेश में चीज बेच रहा हूं। अब कौन सा बिजनेस है? ठीक है, अगर आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है, सही है, तो ये जहन में रखिएगा कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, सही है, क्योंकि आप महंगा बेच रहे होंगे। एक्सपोर्ट्स जब आएंगी, हमेशा ख्याल रखना कि एप्रिसिएशन के अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स जो होंगी वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, ठीक है, मीनिंग आपकी एक्सपोर्ट्स जो होंगी वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी एप्रिसिएशन, ठीक है। और इसी तरह से एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के अंदर ये क्या हो जाएगा आपका? फॉरेन से बेसिस चीप, सही है, यानी कि जो हम खरीद रहे होंगे सो वो क्या हो जाएगा? फॉरेन से सस्ता, जो हम बेच रहे होंगे वो हो जाएगा महंगा, ठीक। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि करेंसी क्या हो रही है? एप्रिशिएट, ठीक है। मीनिंग हमारे पास पहले जो था वो $1 बराबर था 100 रुपीज के, सही है, 100 PKR के। अब $1 जो है वो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई है, वो कितने हो गए? 90 रुपीज।
मीनिंग पहले मुझे 100 रुपए जमा करने पड़ते थे, तब मैं जाके उन 100 रुपए को कन्वर्ट करता था ₹1 के अंदर, $1 के अंदर। अब मैं 90 रुपीज जमा करूंगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? $1 के अंदर। मीनिंग मेरी करेंसी भारी हो गई, यानी मुझे कम करेंसी जमा करनी पड़ रही है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अनदर करेंसी। सही है। जब कोई चीज चीप होती है तो आपके लिए वो क्या बन जाती है? इनेबलर। जब कोई चीज महंगी होती है वो क्या बन जाती है आपके पास? कंस्ट्रेंट। ठीक है। सो इंपोर्टर के लिए एप्रिसिएशन जो होगी वो क्या होगी? इनेबलर। वही एक्सचेंज रेट चल रहा है, वही एप्रिसिएशन चल रही है, लेकिन अगर कोई एक्सपोर्टिंग बिजनेस, उसके लिए क्या शुरू हो जाएगा? ये कंस्ट्रेंट। बिल्कुल इसी तरह से जब आप डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन के अंदर आपकी इंपोर्ट्स जो होती है वो महंगी हो जाती है। सही है। और यहां पर आपकी एक्सपोर्ट्स जो होंगी वो आपकी चीप हो जाती है। ठीक। जब आपकी करेंसी एप्रिशिएट होती है तो ये बिल्कुल ऑपोजिट कहानी होती है। सही है। हम ऐसे बात करेंगे, अगर हम एप्रिसिएशन की बात करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसे बात आ रही है, ये आपने एप्रिसिएशन की बात। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन में हम ऐसे बात करें, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई भाई। मीनिंग पहले कितने का था हमारा रुपी? कितने का था? 90 रुपीज जमा करते थे तो $1 बनता था। अब कितने रुपए जमा करने पड़ रहे हैं? 100 रुपीज जमा करने पड़े, सो दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू 100 रुपीज। ज्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है। जैसे ही आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आपके पास एक्सपेंसिव हो जाती हैं, ये बन जाएगा आपके पास कंस्ट्रेंट, और जब ये आपके पास चीज हो जाएगी ये बन जाएगा आपके पास इनेबलर। लेकिन क्या एक बिजनेस भले वो कितना बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, मल्टीनेशनल क्यों ना हो, सही है, कितना ही अमीर उसका ओनर क्यों ना हो, कितनी ही पराडो उसने क्यों ना रखी हुई हो, कितना ही बड़ा घर क्यों ना हो उसका, क्या वो करेंसी एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन को हैंडल कर सकता है? नहीं। ये इकोनॉमी है, इकोनॉमी के लिहाज से चीजें होंगी। सो वेदर इट इज एन इनेबलर फॉर यू और अ कंस्ट्रेंट। इनेबलर है तो आपके बारे न्यारे हो गए जी, आप तो शाबाश बल्ले बल्ले करेंगे। लेकिन अगर ये कंस्ट्रेंट बन गया, यू हैव टू मेक सम स्ट्रेटजी। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास, जैसे हम टैक्सेस की बात करते हैं, तो टैक्सेस अगर हमारे पास बढ़ रहे होते हैं तो वो कंस्ट्रेंट बन जाता है। ठीक है। और अगर टैक्सेस अगर कम हो रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? इनेबलर बन जाएगा। सही है। क्योंकि टैक्स हमारी इनकम में से कट के गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उस पैसे को स्पेंडिंग में इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान या इंडिया के अंदर शायद इतना ज्यादा ये पैसा रोटेट नहीं होता, लेकिन बाहरी कंट्रीज में ये होता है। अगेन टैक्सेस आपके पास डायरेक्ट टैक्स भी आ सकता है, यानी इनकम पे लगने वाला, सही है, प्रॉफिट टैक्स जिसको हम कहते हैं। और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि बेसिकली प्राइस के ऊपर लग रहा होता है। या तो हम लोगों ने इनकम पे टैक्स देंगे, जैसे हम लोगों पे दोनों टैक्स लगते हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं उनको भी दोनों टैक्स पड़ते हैं। कौन कौन से टैक्स? पहले जो वो इनकम आती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो डायरेक्ट टैक्स। मीनिंग 1000 रुपए आए आपके पास, गवर्नमेंट ने कहा भाई 1000 रुपए आपके पास आए, आप खुश हैं? हमने कहा जी बहुत खुश है। एक काम करें, इसमें 100 रुपए मुझे दे दें। ये 100 रुपए मुझे क्यों दे दें? क्योंकि आपने उस एक्टिविटी के अंदर जो जिसके थ्रू आपने ये 100 रुपए कमाया, 1000 रुपए कमाए, यू बेसिकली हैव यूज्ड द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। सही है। सो दैट इज द रीजन व्हाई 100 रुपए मेरे। आपने कहा ठीक है जी 100 रुपए आपके, ये टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, आने देखिए। अब कितने रह गए आपका? डिस्पोजेबल इनकम कितनी रह गई आपके पास? 900। अब 900 के ऊपर आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, जो भी कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक कैन खरीदने के लिए गए पेप्सी का, वो आपको 40 रुपीज का पड़ रहा है। आपने कहा जी बड़ी खुशी खुशी आपने 40 रुपीज निकाल के दिए, एक सेकंड रुक जाइए, 40 रुपीज के ऊपर लगा हुआ है जीएसटी। गौर से देखना, 38 रुपीज समथिंग का कैन है और ₹1 समथिंग पैसे का जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी हम पे कर रहे हैं। सही है। यानी टोटल प्राइस जो बनती है वो प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी मिलाकर हम लोगों को एक फाइनल प्राइस मिल रही होती है। देयरफॉर अगर आपको ये टैक्सेस देने पड़ रहे हैं ज्यादा, तो ये आपके लिए क्या बनेगा फॉरन से बेशतर? कंस्ट्रेंट। यही टैक्सेस कम कर दिया जाए तो क्या बनेगा फॉरन से बेशतर? एनेबलर। ठीक है। सिमिलरली द लास्ट थिंग इज अबाउट द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ रहा है तो इट्स गोइंग टू बी समथिंग, सही है, यानी अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा होगा तो इट्स गोइंग टू बी अ कंस्ट्रेंट। ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन रेट गिर रहा होगा सो इट्स गोइंग टू बी एन इनेबलर, क्योंकि महंगाई जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, या आमतौर पर इन्फ्लेशन गिरती हुई नजर नहीं आती। हम हाइपर इन्फ्लेशन की या माइल्ड इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो ये याद रखना कि अगर हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है सो दैट इज बैड। इन्फ्लेशन तो होगी, सही है, लेकिन ये याद रखना कि हाइपर इन्फ्लेशन है, दिस इज बैड, लेकिन अगर माइल्ड इन्फ्लेशन है तो इट इज
ओके थिंग, इट इज जनरल, और ये दुनिया में हर जगह पर होती है। देयरफॉर ये याद रखिएगा कि जब कभी भी हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट्स के लिहाज से, सो इट्स गोइंग टू बी हाइपर इन्फ्लेशन, सही है, या इट्स गोइंग टू बी माइल्ड इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी अ कंस्ट्रेंट और माइल्ड इन्फ्लेशन इज बेसिकली एन इनेबल। ठीक है, सो ये तमाम सब चीजें जितने भी अब मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं, ये तमाम सब चीजें ज़हन में रखना कि बिजनेस के अंदर जब पेपर आएगा उस पेपर के अंदर हमारे पास ये टेबल के फॉर्म में नजर आ रहा होगा, और जैसे ये टेबल के फॉर्म में नजर आएगा हमें फिर उस लिहाज से डिसीजंस लेना शुरू करने होंगे। यहां तक क्लियर है? मैं क्वेश्चंस का आंसर कर लूं, फिर तंजीला आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। लालैन ने क्वेश्चन ये पूछा है, सर अनएम्प्लॉयमेंट वाला समझा दें वापस। देखें, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट में होगा इस तरह से कि अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना, तो ये याद रखना कि एम्प्लॉइज के पास एम्प्लॉयर्स के पास, कंपनी के पास ज्यादा लोग अवेलेबल होंगे जिनसे वो काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो लेबर फोर्स ज्यादा अवेलेबल होगी। जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होती है, हमेशा ख्याल रखिएगा प्राइसेस गिरती है। लेबर की सप्लाई ज्यादा है, लेबर सप्लाई ज्यादा है, सही है, और लेबर की डिमांड कम है, तो वेजेस गिरेंगी। सही है, तो ये याद रखना कि जब अनएम्प्लॉयमेंट आपकी, जब कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही होती है, तो ये याद रखना जो डिमांड ऑफ लेबर है, सही है ना, इट इज लेस देन सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड जो होती है वो कम होती है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आपकी जो वेजेस होती हैं वो रिड्यूस होती है। सही है, क्योंकि जैसे ही आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी बढ़नी शुरू होगी, गिरनी शुरू होगी, ये सप्लाई जो होगी ना, दिस सप्लाई इज गोइंग टू गो डाउन। तो जो ग्रेटर देन का साइन है ना, ये बराबर होना शुरू हो जाएगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा। Therefore, demand of labor remains same, लेकिन supply of labor is going to go down. That is the reason where now they are going to might ask to increase the wages. Wage increase. So ये चीज ज़हन में रखिएगा, ठीक है? अब ये चीज ध्यान में रखेंगे, ये आपके पास एक टेबल आ गया। अब ये टेबल जो है, ये टेबल आपको पेपर के अंदर इस तरह से नजर आएगा, ठीक है, और पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये टेबल आ जाएगा। ये 2013 का करंट डेटा है और ये 3 साल का आपके पास फोरकास्टेड डेटा है, ठीक है। सो अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारे पास है, दिस इज द करंट सिचुएशन, ठीक है। 2013 इज करंट, और ये तमाम का जितना भी आपके 2014 से लेकर यहां तक की जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, दीज आर ऑल दी फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन। अब फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन जो है ना, दिस कुड बी बायस्ड, सही है, ये बायस्ड हो सकती है, क्योंकि भाई तुक्का मारा हुआ है ना, मैं अगर आपका एक्सपेक्टेड ग्रेड भेज रहा हूं तो मैं बायस्ड हो सकता हूं, ठीक है। नंबर 2 चीज ये है कि यही वो चीज जो है, शायद अब किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर डिसीजन लेने के लिए क्या 3 साल का डेटा इज सफिशिएंट? शायद नहीं, ठीक है। सो ये ओरिजिनली माइट हैव इनसफिशिएंट डेटा, सही है। सही, तो ये भी ध्यान में रखना कि जब कभी भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये याद रखिएगा कि पहले आप आराम और सुकून से जो आपको ये टेबल दिया जा रहा है उस टेबल के लिहाज से आप डिसीजन देंगे। जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी गिर रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, ब्ला ब्ला, ये अभी हमने पूरी अगली क्लास के ना रोना इसी टेबल के ऊपर है। 2 टेबल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सो दैट आप लोग उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सके। फिर आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन भी देना है। असाइनमेंट से याद आया, आप लोगों को बिजनेस ग्रोथ का क्वेश्चन भी मुझे देना है, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कल की क्लास में मिल जाएगा। फाइन जी, सो दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जो हमारे पास टेबल के अंदर आती है, और टेबल से डायरेक्टेड हम लोगों को क्वेश्चन आ जाता है। अब ये जो 3 साल का डेटा 2014, 15 एंड 16 का डेटा दिया गया है, ये सारे का सारा क्या है? फोरकास्टेड, बायस्ड हो सकता है, अपनी मर्जी से नंबर डालें, हमें क्या पता कहां से आए नंबर, हमें क्या पता, झूठ लिखा सच लिखा, हमें क्या पता, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन वेयर बिजनेसेस मस्ट गिव द ऑथेंटिक data as well. Therefore, when we are talking about all these issues, all these conditions, उस वक्त नहीं रोएंगे इसके ऊपर,
एंड में बिफोर वी कंक्लूड आवर आंसर उस वक्त हम एक दफा रोएंगे, भाई बात सुनो, सब चीजें बात कर ली, अच्छा लगा, ये फोरकास्टेड डेटा था भाई, जरा ये फोरकास्टेड के ऊपर ना भाई की टेंशन शुरू हुई हुई है। क्यों? ये बायस्ड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये इश्यूज भी आ सकते हैं। दिस इज इफ यू आर क्वेश्चनिंग दिस थिंग, इफ यू आर क्वेश्चनिंग दिस थिंग, सही है, यू बेसिकली आर गोइंग फॉर द इवैल्यूएशन। सही है, ओपिनियन है ना आपका, क्वेश्चन रेज कर रहे हो ना, ये इवैल्यूएशन, ठीक है, ये इवैल्यूएशन के मार्क्स हम यहां से भी जनरेट कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव फॉर टुडे। आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह जो कोई भी है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।